नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को फिर विस्तार से समझाते हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से इन खबरों को समझाएंगे। समझिए, क्या महागठबंधन में जाएगी ओवैसी की पार्टी? चिराग की सियासत को भी समझाएंगे। राहुल का नालंदा दौरा अहम क्यों है, ये भी आपको समझाएंगे। और नाबालिग से रेप मामले में अब तक क्या हुआ है, इसको लेकर भी पूरी खबर विस्तार से आपके सामने रखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बातचीत विपक्षी गठबंधन के साथ चल रही है और एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो सकती है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि हमने प्रस्ताव भेजा है, फैसला आरजेडी और कांग्रेस को लेना है। ओवैसी की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा पर सियासी बयानबाजी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर खबर को विस्तार से समझाएंगे। कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना दुश्मन। अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को ही ले लीजिए। जिस एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था, उसी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बातचीत विपक्षी गठबंधन के साथ चल रही है और एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो सकती है। शर्त बस सीमांचल की प्रमुख सीटों पर लड़ने की है। जिम्मेदार लोगों के जरिए से हमने उनके टॉप लीडरशिप को मैसेजिंग करी है। इससे पहले भी कहा है और हम लोग समझते हैं कि इसके बाद ईद के बाद हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लास्टली हम लोग ये गुजारिश कर लेंगे। ओवैसी की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा पर सियासी बयानबाजी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। ओवैसी जी की पार्टी का बिहार में महागठबंधन में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। वैसे अभी इस संदर्भ में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। कांग्रेस का कहना है कि समान विचारधारा की पार्टियां साथ आती हैं तो उसका स्वागत है। गठबंधन में कोई दल आना चाहता है या अपनी आस्था दिखाना चाहता है तो ये गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिलकर वो तय करेंगी। जबकि आरजेडी का कहना है कि जिनको तेजस्वी का नेतृत्व पसंद हो वो साथ आ सकते हैं। परिवर्तनकारी राजनीति के रूप में और राजनीति के कारक के रूप में लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं, उसके साथ सभी खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि एआईएमआईएम का महागठबंधन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। महागठबंधन में कोई टूट कर जाए, कोई अंतर्राष्ट्रीय दल आके जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो आरजेडी के लिए एक झटके की तरह था। सवाल है कि अब तक मुस्लिम वोट पर एक छत्र दावा करने वाली राष्ट्रीय जनता दल अपने एमवाई समीकरण में किसी को हिस्सेदार बनाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महागठबंधन की ओर से चुनावी गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाने की खबर को समझने के लिए सबसे पहले सीमांचल को समझना जरूरी है। देखिए, सीमांचल का इलाका बिहार के उन 4 जिलों को माना जाता है जो बिहार के सीमावर्ती हैं। इन जिलों की पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। सीमांचल में 4 जिले हैं जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। और सीमांचल में अगर बात कर ली जाए, देखिए ये 4 जिले हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कटिहार है, इसमें पूर्णिया है, इसके अलावा अररिया और किशनगंज शामिल है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, यानी बिहार की 243 में से 24 सीटें सीमांचल के इलाके से आती हैं। सीमांचल को समझने के लिए सीमांचल के जातीय समीकरण को भी समझना जरूरी है, तो आइए उसको भी समझते हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ की औसतन हर सीट पर 36 से 37% मुस्लिम मतदाता है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अगर जिले के हिसाब से मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो ये आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं और इसे भी समझाते हैं।
देखिए, किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है। अररिया की बात की जाए 43% मुस्लिम आबादी, कटिहार में 45% मुस्लिम आबादी है, जबकि पूर्णिया में 39% मुसलमान है। अब आइए सीमांचल की सियासत को भी समझते हैं। जो इससे पहले के चुनाव रहे हैं वो आंकड़े क्या कहते हैं आपके सामने हमने रख दिए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से ही ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आज ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ गठबंधन की पहल कर रही है। तो आइए 2020 का रिजल्ट जान लेते हैं। 2020 में सबसे ज्यादा बीजेपी ने यहां पर चौंकाया था। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली थी। ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि जेडीयू के खाते में 4 सीटें गई थी। और आरजेडी की बात की जाए, सीपीआई एमएलए की बात की जाए तो महज 1-1 सीटों पर इन्हें समझौता करना पड़ा था। यानी कि 2020 में ओवैसी ने आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया और सीमांचल की 24 में से 5 सीटें जीत ली। अब आइए आपको असली खबर यानी कि ओवैसी की पार्टी के महागठबंधन के साथ आने की चर्चा को भी समझा देते हैं। तो आपको बता दें कि एआईएमआईएम महागठबंधन को प्रस्ताव भेज चुकी है। एनडीए के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि पार्टी की ओर से सीमांचल की प्रमुख सीटों पर दावा भी किया जा रहा है। अब एआईएमआईएम ने तो महागठबंधन की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, लेकिन क्या ये समझौते पर पेच फंस सकता है? समझौते का पेच क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल आरजेडी का सियासी समीकरण एमवाई है, यानी कि मुस्लिम यादव गठजोड़ को माना जाता है। माना जाता है कि आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम यादव रहे हैं। मतलब ये है कि आरजेडी हमेशा से मुस्लिम वोट को बेस वोट बैंक मानती है। दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी की बात की जाए तो इनके पार्टी के नाम में ही मुस्लिम शब्द है, यानी ओवैसी और उनकी पार्टी भी मुस्लिमों की ही बात करती रही है। मतलब यह है कि ओवैसी की पार्टी का दावा भी वही वोट बैंक है जो आरजेडी का है। और ऐसे में सवाल है कि क्या अपने मुस्लिम वोट में बंटवारे को तैयार होगा आरजेडी? क्योंकि एक बार अगर मुस्लिम वोट बटे तो भविष्य में भी आपको इसे बांटना होगा। एआईएमआईएम का जनाधार बढ़ा तो आरजेडी का बेस वोट बैंक घटेगा, यानी ओवैसी की पार्टी को जो भी वोट मिलेगा उसमें से ज्यादातर आरजेडी का ही होगा। और ऐसे में आरजेडी पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार होती है या नहीं, ये भी देखना होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात चिराग पासवान की कर लेते हैं। अब बात चिराग पासवान की चाहत की। उनकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि चिराग पासवान बिहार के नेता हैं, चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व करना है। लेकिन जब चिराग से सवाल होता है कि क्या वो सीएम बनना चाहते हैं तो जवाब होता है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो फिर सवाल है कि नेतृत्व से चिराग पासवान और उनकी पार्टी का मतलब है क्या? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर खबर को विस्तार से समझाएंगे। जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे वहां लेकर के आए हैं, यहां से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है। नीतीश कुमार अपने सुशासन से जहां बिहार को लेकर आए हैं, वहां से आगे जाने के लिए बिहार को अब एक बड़े और युवा नेता की जरूरत है, जैसे कि चिराग पासवान। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बयान दिया है एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने। अलग अलग लोगों को यहाँ पर व्यवसाय, काम, हर चीजों से जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे वहां लेकर के आए हैं। यहाँ से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है जो नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी जी के और एनडीए के सपनों को आगे ले जा सके। सीएम पद की दावेदारी को लेकर चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद की कोई लालसा नहीं। साथ ही ये भी कहते हैं कि पार्टी उनकी भूमिका पर जो फैसला लेगी उसे वो स्वीकार करेंगे। पर उनकी पार्टी के लोगों के बयान कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कभी पोस्टर के जरिए उनके लिए सीएम पद की दावेदारी की जाती है तो कभी बयानों से इशारा होता है। एलजेपी रामविलास की इस लालसा पर विपक्ष खूब चुटकी ले रहा है। देखिए, एनडीए में अभी से ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। अब
कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी-आर कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिलकर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा कर रही है। 2025 के चुनाव में क्या होगा यह जनता ने मन बना लिया है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं जेडीयू और बीजेपी नीतीश के नाम का निश्चय किए हुए हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से किसी को ऐतराज नहीं है, पर नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिहार को चिराग पासवान जी से काफी उम्मीदें हैं। चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह उनके व्यक्तिगत फैसले पर निर्भर करता है। हालांकि अरुण भारती जी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी बातों को सीएम पद की दावेदारी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और एनडीए में जो सीट अलॉट होगा उसी सीट के अंतर्गत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सीटों में से कहीं एक सीट पर लड़ेंगे, जिससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। और हम लोगों का तो नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। चिराग पासवान बिहार लौटने से पहले अपनी चाहत को लेकर चर्चा में है। सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान क्या बिन बोले सीएम पद की दावेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। चिराग की पार्टी की ओर से चिराग को प्रमोट किया जा रहा है। पार्टी के नेता बड़ी भूमिका की बात कहते हैं, लगातार इसको लेकर बयान दिए जा रहे हैं और पोस्टर के जरिए भी देखिए चिराग की तरफदारी हो रही है। और ये खबर आपको समझा देते हैं क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है नेतृत्व को लेकर। यही नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जबकि चिराग अभी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन लगातार देखिए प्रमोट किया जा रहा है और बिहार में चुनाव लड़ने और बिहार पर फोकस करने के बयान भी आ रहे हैं। और उसको देखते हुए आइए अब चिराग की सियासत को भी समझते हैं। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चिराग की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। यही नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी हो रही है, जबकि चिराग अभी केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग की पार्टी की ओर से चिराग को लगातार प्रमोट भी किया जा रहा है और इसको लेकर लगातार पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। पटना के कई जगहों पर पोस्टर दिखाई दिए, पार्टी की तरफ से लगातार उनको प्रमोट किया जा रहा है। पार्टी के नेता बड़ी भूमिका की बात कहते हुए देखे गए, लगातार इसको लेकर बयान दिए जा रहे हैं और पोस्टर के जरिए भी चिराग की तरफदारी हो रही है। और ऐसे में बयानों के जरिए खबर को समझते हैं। देखिए, एक और चिराग कहते हैं कि बिहार में सीएम की वैकेंसी खाली नहीं है, इसको लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती कहते हैं कि बिहार को आगे ले जाने के लिए युवा शक्ति की जरूरत है। मोदी की ताकत के साथ युवा शक्ति की जरूरत है, जिससे बिहार और आगे बढ़ेगा। अब इस बयानबाजी को समझने के लिए 1990 और उसके बाद सियासत को समझना जरूरी है। 90 के दशक के बाद बिहार की राजनीति 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही। वो नेता हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान। लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जबकि नीतीश कुमार करीब 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन तीनों में से एक रामविलास पासवान ही एक ऐसे नेता रहे जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और केंद्र की राजनीति करते रहे। और ऐसे में सवाल है कि जो पिता नहीं कर पाए वो चिराग पासवान करना चाहते हैं, और क्या चिराग भविष्य में नीतीश का विकल्प बनना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी अब बात होगी, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इस बार सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से एनडीए को चुनौती देंगे। नालंदा में राहुल गांधी के लिए अपनी पैठ जमाना कितना मुश्किल और आसान होगा, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी की सक्रियता बिहार में बढ़ती जा रही है। इस बार राहुल गांधी ने पार्टी का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। तभी तो पिछले 5 महीने में वो 5वीं बार बिहार आ रहे हैं।
और वो भी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में। नालंदा में राहुल गांधी अति पिछड़ा समाज के साथ संवाद करेंगे। राहुल जी आ रहे हैं, 2 कार्यक्रम है। एक जगह वो अति पिछड़ा संवाद करेंगे, एक जगह महिला से संवाद करेंगे। तो राहुल जी तो पूरे देश में घूम रहे हैं। राहुल गांधी का 5वां बिहार दौरा कई मायनों में खास और अहम है। मतलब साफ है, अगर कांग्रेस ने नालंदा का किला भेद लिया तो उसका कमबैक बिहार में हो सकता है। आरजेडी भी राहुल गांधी के इस दौरे से काफी उत्साहित है। सब लोग हर जगह एक ही चाहत है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो, क्योंकि रोटी अगर पलटी नहीं गई तो बिहार का जो भविष्य है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। नालंदा में नीतीश को चुनौती देना महागठबंधन के लिए आसान नहीं है। विकास की बदौलत अति पिछड़ों के बीच नीतीश कुमार की पैठ राहुल के लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगी। राहुल गांधी के नीतीश के गढ़ नालंदा में आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, पर नालंदा के लोगों का भरोसा जीत पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वैसे तो राहुल गांधी का 6 महीने में ये 5वां दौरा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल के नालंदा दौरे की हो रही है। और ऐसे में ये समझना जरूरी है कि राहुल गांधी का नालंदा दौरा इतना अहम क्यों है। तो आइए इसकी वजह समझते हैं। नालंदा ऐतिहासिक स्थल के साथ राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। नालंदा जेडीयू का पारंपरिक गढ़ है, क्योंकि वो सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। यहां से लगातार कई बार सांसद रहे हैं जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार। नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि से जुड़ा हुआ है नालंदा। जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। विधायकों का मजबूत नेटवर्क यहां पर है और यही वजह है कि राहुल गांधी के नालंदा दौरा के जरिए कांग्रेस मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश में है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक तो राहुल गांधी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में आ रहे हैं, दूसरा वो अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी अति पिछड़ा सम्मेलन में आ रहे हैं और अति पिछड़ा वर्ग को नीतीश का कोर वोटर माना जाता है। मतलब नालंदा से नीतीश के कोर वोटर को साधने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि अति पिछड़ा वर्ग पर राहुल की नजर क्यों है, तो आपको बता दें कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा खेल संख्या का ही होता है और अति पिछड़ी जातियों में 113 जातियां शामिल हैं, जिनकी आबादी 36% है, जो नीतीश कुमार के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। और इन्हीं अति पिछड़ों पर महादलितों के सहारे नीतीश कुमार ने लालू परिवार के राज को खत्म किया था। अब यह भी जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लिए आखिर ऐसा क्या किया जो वो नीतीश के साथ आ गए। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने उनकी शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण दिया। पंचायती राज में अति पिछड़ा वर्ग को 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने ही दिया और इसीलिए नीतीश उनकी पसंद है। यही नहीं, नीतीश कुमार ने अलग से अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, यानी नीतीश कुमार ने इस वर्ग के लिए काम किया और अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन नीतीश कुमार को मिलता रहा, जिसकी वजह से वो करीब 20 से ज्यादा सालों से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। और ऐसे में राहुल की इस यात्रा को उनके वोट बैंक में सेंधमारी और मानसिक दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।